नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथशाला पर। और आज हम फिर से मैथमेटिक्स में जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ के साथ मौजूद है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो हम अभी तक जिनको हम ऐसे पढ़ते आए हैं कि उनको हम बहुत ही डिफ़िकल्ट फार्मूलेस की सहायता से मदद करते हैं, लेकिन इस वाले में आपको किसी भी फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बिल्कुल देख के ही 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की मदद से आप और भी अन्य डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जोगेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स। और जैसे इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि मैंने इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ फिगर्स जिसके अंदर हमको काउंट करने हैं, त्रिभुजों की संख्या, वर्ग की संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चंस और कुछ अलजेब्रा यानी बीजगणित के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, और जिससे कि मैं आपके लिए और भी टॉपिक्स के लिए वीडियो बना सकूं। तो आइए हम देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 1000 रुपये हमारा मूलधन है, उसका 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, जिसमें दर है 10% वार्षिक दर है। ठीक है, देखिए हमने अभी तक सरल ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें होता है समय, मतलब सरल ब्याज की वैल्यू होती है समय मूलधन दर डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। और ये आज मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि बिना फॉर्मूले की वजह से आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 1000 रुपये। ठीक है, उसमें 3 वर्षों का निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। और दर क्या है उसकी, 10%। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, कैसे करेंगे हम, 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, मतलब 10,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपये। मतलब 1000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, सरल ब्याज 100 रुपये। और हमको कितने का निकालना है, 3 वर्षों का। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक वर्ष का 100 रुपये, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो हमारा क्या कर देंगे, आंसर कैसे हो जाएगा, 100 रुपये इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का पूछा गया, इसलिए 3 साल से गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 300 रुपये। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, तो एक तो ये मेथड जो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया, या फिर आप समय मूलधन दर बटे 100 इस करके, ये ऐसा करके अपना सरल ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। अभी तक हमने देखा था कि सरल ब्याज हम कैसे निकालते हैं, सिंपल, वो बहुत ही सिंपल होता है। डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर लीजिए आप, या फिर जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन मेथड बताया उससे यूज़ कर लीजिए। अब जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स के अंदर, तो एक बहुत ही ट्रिकी फार्मूला पढ़ा होगा, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। तो ये होता था चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको कोई फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक टेबल बनानी है, जो कि 3 साल के लिए पूछा गया है। तो हो गया, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए दूसरा लिख देता हूँ मैं CI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। अभी तक हमने सरल ब्याज तो देख लिया था कि कैसे निकाला जाता है। सरल ब्याज में हमको बस याद रखना है कि जो सरल ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष में समान होता है। यदि हम 1000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्षों का यदि ब्याज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हर साल कितना होगा, 100 रुपये। जो हमने पिछले क्वेश्चन देखा, हर साल 100 रुपये होगा। ठीक है, और 3 सालों का निकालेंगे तो डायरेक्ट इनका योग कितना हो जाएगा, 300, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। बस चक्रवृद्धि ब्याज में हमको ये याद रखना है कि प्रथम वर्ष का जो सरल ब्याज होता है उतना ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मतलब फर्स्ट ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों ही सेम होते हैं।
अब सेकंड ईयर में हम जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड ईयर में जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट ईयर में जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है इसका 10% जो दर है उतना ही ले लेना है, मतलब 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। तो हम क्या करेंगे, उस जो 10 आया उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा सेकंड ईयर में 110। ठीक है, अब हमें थर्ड ईयर में निकालना, तो थर्ड ईयर में सेम वही करेंगे, जो यहाँ पे 110 निकला है सेकंड ईयर का ब्याज, उस सेकंड ईयर के ब्याज का 10% निकालेंगे और वो इसमें जोड़ देंगे। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा 11, और उस 11 को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121। तो इस टेबल से हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज देख सकते हैं कि प्रथम साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो है 100 रुपये, द्वितीय साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 110 रुपये, और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 121 रुपये। और जो है यदि हम तीनों सालों का टोटल ऐड करके तो ये कितना हो जाएगा 331 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम टेबल से देख सकते हैं कि सरल ब्याज 3 साल का तो आता है 300 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज आता है 3 साल का 331 रुपये। तो ये यहाँ देख लीजिए, हमने बिना किसी फॉर्मूले के हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया है 3 सालों का 10% वार्षिक की दर से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लेके आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों का मिक्सचर है। इसमें हमसे पूछा गया कि 9,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया हमको। ठीक है, तो जब भी हमसे अंतर पूछा जाएगा तो हम क्या लेके चलेंगे, इसमें जो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में टेबल बनाई थी उसी टेबल की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे हमसे 2 साल का पूछा गया तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे फर्स्ट और लिख लेंगे सेकंड, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं SI और यहाँ लिख लेते हैं CI, मतलब सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरल ब्याज प्रत्येक वर्ष में सेम होता है, तो मतलब ठीक है, प्रत्येक वर्ष में सेम होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो मूलधन था वो कितना था 100 रुपये, माना मूलधन कितना है 100। ठीक है, अब 100 रुपये मूलधन है तो 100 रुपये का 10% वार्षिक की दर से सरल ब्याज कितना हो जाएगा, 100 का 10% 10। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो सरल ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष में सेम होता है, मतलब ये सरल ब्याज 10 रुपये है तो सेकंड ईयर में भी सरल ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपये, और टोटल ब्याज कितना हो जाएगा ये 20 रुपये 2 साल का। अब यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखते हैं तो मैंने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रथम ईयर का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा यहाँ पे प्रथम वर्ष का वो भी कितना होगा 10 रुपये। और सेकंड ईयर का निकालने के लिए मैंने भी हमारे सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज निकलता है उसका 10% जो भी दर होती है उतनी परसेंट निकाल के उसमें ऐड कर देते हैं। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, वो क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 10 + 11 मतलब 21। अब हम देख सकते हैं कि 2 साल का जो ब्याज निकला, सरल ब्याज तो आया 20, चक्रवृद्धि ब्याज आया 21। तो मतलब हमने जो 100 रुपये माना था उसके हिसाब से हमारे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर कितना आ गया 21 - 20 = 1 रुपये। ठीक है, तो हम इसको, अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में 9,000 रुपये का निकालना है, तो हम वही मेथड लगाएंगे कि 100 रुपये का 2 वर्ष का अंतर, या ब्याज में अंतर कितना आता है 1 रुपये, 1 का कितना आएगा 1/100, और पूछा गया कि 9,000 का पूछा गया तो क्या हो जाएगा 1/100 × 9,000, 100 से कट गया तो अंदर कितना आया 90 रुपये। ठीक है, तो मतलब हमसे पूछा गया था कि 9,000 का कितना अंतर आएगा, वही हमने निकाल दिया, 9,000 का आंसर कितना है 90 रुपये। तुम्हारा आंसर कितना होगा ये। अभी देख ले, बिल्कुल ही जो मैंने टेबल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। चक्रवृद्धि ब्याज का जो एक भी क्वेश्चन होगा वो इस टेबल की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हम बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तो याद रखिएगा हमेशा। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमें चक्रवृद्धि ब्याज का। अब हमने 3 तरह के जो क्वेश्चन थे वो देख लिए चक्रवृद्धि ब्याज के। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि 12 बंदर 12 केले 12 घंटे में खाते हैं तो 4 बंदर 4 केले कितने घंटे में खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कोई भी देख के बता सकता है कि यदि 12 12 12 है तो इसमें 4 4 4 हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है।
इसको निकालने का एक ही तरीका है इस प्रकार क्वेश्चन के लिए, इसमें हमको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको हम कहते हैं M1D1/W1 इक्वल टू M2D2/W2। मतलब M मतलब कितने व्यक्ति हैं या फिर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, D1 क्या है, कितने दिनों में या घंटों में मतलब कितना समय लगता है, और W1 मतलब कार्य। ऐसे ही M2, D2 और W2। तो हमने यहाँ क्वेश्चन था कि 12 बंदर 12 केलों को 12 घंटे में खाते हैं, तो यहाँ से M1 कितना रहेगा 12, D मतलब कितने समय लगता है, तो 12 घंटे अपॉन W मतलब कार्य क्या है, 12 केले खाने का कार्य है, तो 12। और हमको दूसरा निकालेंगे 4 केले मतलब 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे, तो मान लेते हैं हम कितने बंदर हैं 4, मतलब कितने दिन में खाएंगे, कितने घंटों में खाएंगे ये हमें पता नहीं है, तो इसको मान लें x अपॉन, और कार्य कितना है 4 केलों को खाने का कार्य, तो 4। तो यहाँ से कितना हो गया, 4 से 4 गया, 12 से 12 गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। मतलब 4 बंदर 4 केलों को भी कितने मिनट में खाएंगे, 12 मिनट में। तो याद रखिएगा, हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेंगे कि 4 केलों को जो 4 बंदर हैं वो कितने में खाएंगे, 4 में, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर कितना होगा 12 घंटों में। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमको संख्या दी में 2 की घात 1/4, 3 की घात 1/3 और 4 की घात 1/4, इनसे छोटी संख्या कौन सी। अब इनका एक मेथड तो ये है कि हमको कैलकुलेटर से हमको कैलकुलेट करके डायरेक्ट मान निकालें, लेकिन वो हम पॉसिबल नहीं है, हमको इसी की वजह से हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि संख्याओं की घात में कुछ दिया हुआ है और उनका छोटी या बड़ी पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, जो घात में जो हमारी संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पे घात में क्या दिया हुआ है 1/4, 1/3 और 1/4, तो हम क्या करेंगे, घात में जो भी संख्या दी हुई है उनमें से क्या करते हैं, जो संख्या है उनका क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती LCM। ठीक है, तो यहाँ संख्या क्या है, एक तो 4 है और एक 3 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब संख्या क्या है 3 और 4, 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे, 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मतलब ऐसे कर देंगे 12/4। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3, 12/3, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 4 की पावर 12/4। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 3 9 3 27 3 81, और 4 4 चौक 16 चौका 64। तो हमसे पूछा गया इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो इनमें से हम सबसे छोटी संख्या मिलती है हमको 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वही सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो किसी भी घात में हमको दिया हुआ तो घात के लिए हम यही करेंगे, जो भी उनके पावर में दिए हुए उनका LCM लेके LCM को सॉल्व करके आगे सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में हम यहाँ पे लगता है कि अंडर रूट के अंदर 9 है, इंटू अंडर रूट के अंदर वापस 9, इंटू अंडर रूट के अंदर वापस 9, इंटू अंडर रूट के अंदर वापस 9, ये कब तक चलता रहा है, इन्फिनिटी तक। तो देखिए एक तो मेथड इसका ये है जो हम जनरली सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9y ऐसे लेके x और y के रूट में फिर सॉल्व करके y का मान निकाला जाता है। ये तो हमारा क्वेश्चन था, मतलब सॉल्व करके। मैं आपको उसको बिना देखे बिल्कुल पेन उठाए बिना सॉल्व करने का एक मेथड बताता हूँ। जब भी हमसे पूछा जाए कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट और सब में क्या है गुणा, जब भी गुणा होता है तो इसका आंसर क्या निकल गया था हमेशा, जो यहाँ पे अंदर संख्या होती है क्या है यहाँ पे 9, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ठीक है, इस तरह का मैंने पिछले लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन बताया था, लेकिन उसमें क्या था अंडर रूट के अंदर प्लस था, प्लस का अलग मेथड है और यहाँ पे गुणा है इसका अलग मेथड है जो मैंने बताया। इसमें हमको आंसर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी थी वही आंसर होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। इसको भले हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी इसका मान कितना आएगा y का मान 9। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हमारे 7 में हम देखो पूछा गया है कि x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने का ये आपने जनरली मेथड पढ़ा होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, फिर वहाँ से स्क्वायर खोलेंगे a² प्लस b² प्लस 2
फिर वहाँ से पक्षांतरण करके मान निकाला जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 14। ये तो हमारा हो गया लॉन्ग मेथड। इसको आपको जब भी ऐसा कहा जाए तो इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। इसको सिंपल बिना स्क्वायर किए हुए कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी हमको ऐसा दे दिया जाए कि x प्लस इस रूप में x प्लस 1/x का मान 4 है, तो ये मतलब x प्लस 1/x का मान कुछ संख्या दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, जो x प्लस 1/x की संख्या दी हुई है उसमें जो संख्या है यहाँ पे इसका करेंगे स्क्वायर, तो मतलब 4 का कर लिया स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको प्लस लेना है या माइनस लेना है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे। यदि यहाँ पे भी प्लस, यदि यहाँ पे जैसे प्लस है तो हमेशा क्या लेना है हमको माइनस, ठीक है। यदि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो हमारा यहाँ क्या आएगा माइनस। और इसके अलावा यदि यहाँ माइनस हो, दोनों जगह माइनस, एक जगह माइनस, तो हमको क्या लेना है प्लस। और यहाँ पे जब भी दोनों में प्लस हो तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस। तो हमने क्या किया, जहाँ पे जो लिखा था इसका तो क्या स्क्वायर माइनस 2, कितना होगा 4 चौक 16 माइनस 2 14। ये हमारा हो गया बिना स्क्वायर किए बिना एक्स को सॉल्व किए हमारा आंसर आ जाएगा। तो याद रखिए जब भी दोनों में प्लस होगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो हमको यहाँ पे क्या करना है माइनस। और इसके अलावा जो भी केस बनेगा वहाँ पे क्या किया जाएगा प्लस। अब हमारा आ गया है 8th क्वेश्चन, कि ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे हमको क्यूब का मान निकालना है, x³ प्लस 1/x³। अब देखिए इसका जो लॉन्ग मेथड है वो यही है कि हम इसका जो हमको वैल्यू यहाँ पे दिए और हमको पूछा क्यूब, तो हम क्या करेंगे इसका क्यूब करके फिर सॉल्व करके a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला करके फिर सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इसका जब से शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूँ, जब भी हमको जैसे पिछले क्वेश्चन में था, जब भी हमको ऐसा क्यूब का मान पूछा जाए और दोनों में प्लस हो तो हमको क्या करना है, जो यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है उसको क्या कर देना है क्यूब, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या किया जाएगा माइनस। फिर क्या किया जाएगा, जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 2 into 3, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 3 8 माइनस 3 दूना 6 2, हमारा आ जाएगा आंसर 2, ठीक है। और यदि लॉन्ग मेथड आपको देखना है, लॉन्ग मेथड में वही करना पड़ेगा हमको, x प्लस 1/x इसका क्यूब किया जाएगा तो हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और इसकी वैल्यू जाएगी 8। यहाँ से फिर मान रख दिया जाएगा यहाँ से इसका, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो वहाँ से जाएगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 6 इक्वल टू। ये हमारा लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड मैंने बताया, जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है हमें उसका क्या जाएगा क्यूब माइनस जो यहाँ पे संख्या है 2 इंटू 3 करके आंसर निकाल दिया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ गया है वो है 9th क्वेश्चन, जिसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कितनी है। देखिए जब इस तरह के जो वर्ग हमको दिए हुए रहेंगे, जिसमें यहाँ पे 1 2 3 मतलब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 1 2 3, मतलब दोनों तरफ वर्गों की संख्या पूछी जाए और दो तरफ समान नंबरिंग हो 1 2 3, यहाँ पे भी 3 तक है, यहाँ पे 3 तक। इस तरह के जब भी हमको कहा जाएगा तो उसमें क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है, यदि दोनों तरफ नंबरिंग समान हो तो हम क्या करेंगे, जो नंबरिंग है उनका करेंगे स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 14 आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। ये जब किया जाएगा जब हमारे पास जो नंबरिंग होगी 1 2 3 वो यहाँ की नंबरिंग बराबर होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 10th क्वेश्चन। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह वर्गों की संख्या निकाली, लेकिन इस बार हम देखते हैं नंबरिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3। अब हम देखो यहाँ फ़र्क क्या आ गया, यहाँ पे फ़र्क आ चुका है कि यहाँ पे जो वर्गों की संख्या है उसमें नंबरिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 3 तक है नंबरिंग, यहाँ पे 1 2 3 4 तक। जब भी 4 तक मतलब ऐसे नंबरिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं लास्ट के नंबर को इसके लास्ट नंबर से, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, ठीक है। कितना आ गए 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 4 और 3 लिखा हुआ है इसमें से एक एक कम करते जाएंगे। 4 में से एक कम गया, एक गया तो 3 गुणा करेंगे, 3 में से एक कम 2, ठीक है। कितना आ गया 3 दूनी 6। अब हम वापस वही करेंगे,
3 में से 1 कम करेंगे तो 2, और 2 में से 1 कम 1, कितना आ गया 2। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 1 आ चुका है। जब भी इधर या इधर कहीं से भी 1 आ जाता है तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पे 1 आ गया तो स्टॉप होंगे, और ये जोड़ लेंगे इसको, 12 + 6 18, 18 और 2 20। तो हमारा आंसर कितना हो गया 20 और 47। ठीक है। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण जो 10 क्वेश्चन देखे हैं रीजनिंग के और मैथ के, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो ट्रिक मैंने बताई है आपको हर किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं और इसको जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अभी इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, तो यदि आपको इनमें से कोई और वीडियो ऐसी चाहिए जो आप किसी टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।